नमस्कार, वीना एस्ट्रो में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। आज हम अपने छठे नक्षत्र यानी आद्रा नक्षत्र पर पहुँचे हैं और आद्रा नक्षत्र को जानेंगे कि आखिर ये आद्रा नक्षत्र है कैसा, क्या स्वभाव है और क्या क्या इस नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है तो आपका स्वभाव कैसा है, आप क्या क्या आप जीवन में कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आप जानेंगे। आद्रा नक्षत्र जो कि है राहु का नक्षत्र है, जिसके राहु का नक्षत्र कहा जाता है और ये मिथुन राशि के अंतर्गत इसके चारों पद आते हैं। आपने किसी किसी नक्षत्र में सुना है कि दो पद किसी राशि में आ रहे हैं और दो पद किसी राशि में आ रहे हैं, वो डिपेंड करता है। नौ, मैंने बताया था कि 9 पद एक राशि के अंतर्गत आते हैं, तो आद्रा नक्षत्र के चारों पद आपके मिथुन राशि के अंतर्गत आएंगे, यानी बुध का प्रभाव आद्रा नक्षत्र में सबसे ज़्यादा पड़ेगा। कहते तो यही है कि आद्रा नक्षत्र जो है बहुत क्रूर नक्षत्र कहलाता है, यानी जिसके जिसके भी जीवन में, यानी आद्रा नक्षत्र में यदि आपका जन्म हुआ है तो ऐसे लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आते हैं, क्योंकि राहु का काम ही रोड़े अटकाना है, तो इनके काम होते हैं परंतु थोड़ा रुक रुक के। लेकिन मिथुन इसका मतलब बुध स्वामी है, तो बुध के ये परम मित्र हैं राहु देव, क्योंकि बुध की एक राशि में उच्च के हो जाते हैं तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छा फल भी देते हैं। इसको एक नमी का ग्रह कहा गया है, ये नक्षत्र जो है एक नमी लिए नक्षत्र होता है। इसीलिए कहते हैं कि जब सूर्य देव आद्रा नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तब मानसून आता है और बारिश होती है, और ये कृषि के लिए बहुत अच्छा नक्षत्र कहा जाता है। इसलिए इस समय ही कृषि कृषि जिसको भी कृषि करनी होती है या कृषि के लिए कृषि क्षेत्र में इस नक्षत्र का बहुत महत्व होता है। तो कहा, दूसरा अधिपति देवता जो है इसके रुद्र हैं, यानी शिव, भगवान शिव का उग्र रूप। अब यहाँ पर उग्र रूप है, भगवान शिव का उग्र रूप है, तो आप समझ ही सकते हैं कि ऐसे लोगों के अंदर एक तीव्र गुस्सा होता ही है जो भगवान शिव का उग्र रूप कहलाता है। इसीलिए इनके अंदर क्रोध, चिड़चिड़ापन, वो सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। आद्रा नक्षत्र क्योंकि एक रुकावटों का नक्षत्र कहा गया है, थोड़ा सा काम रुक रुक के बनते हैं। इसको एक आंसू की बूंद भी कहा गया है, आंसू की बूंद से ही मानसून का प्रभाव आप देख ही सकते हैं। आंसू की बूंद कहा गया है इस नक्षत्र को, और इसकी जो अवधि है यानी 6 डिग्री 40 मिनट से लेके 20 डिग्री तक आपका इसके 4 पद होते हैं। यानी अगर चंद्र इन नंबर्स में आपका आता है, इतनी डिग्री लिए बैठा हुआ है, तो डेफिनेटली आपका आद्रा नक्षत्र है। अब इसका महत्व क्या है, सूर्य, ये मैंने बता ही दिया कि मानसून होता है। इसका जो पशु होता है वो योनि में देखा जाता है वो कुत्ता यानी डॉग देखा जाता है। तो जैसे हर एक का एक पशु होता है उसी तरीके से, और वो कहीं ना कहीं, अब कुत्ते को हम क्या देखते हैं, हम एक उसका जो स्वभाव है यही देखते हैं कि वो एक अच्छा चौकीदार माना जाता है, हमारे सबकी देखभाल करता है। तो वो स्वभाव अगर हम देखें, केवल उसकी एक प्लस पॉइंट देखें, तो यही है कि ये चौकन्ना होते हैं, मतलब इनको इंट्यूशन पावर इतनी ज़बरदस्त होती है। जैसे कि एक डॉग में अगर हम लें तो इंट्यूशन पावर इनके अंदर गजब की होती है, कि ये समझ सकते हैं कि इनके साथ क्या गलत होने वाला है या क्या होने वाला है, क्या घटित होने वाला है, वो सारी चीज़ें आप कह सकते हैं कि इनके अंदर भी होती हैं। तो और दूसरा इनका जो गण होता है वो मनुष्य गण होता है। साथ में इनके लिए आम का वृक्ष लगाना बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा माना जाता है। अगर कहते हैं अगर बच्चों का आद्रा नक्षत्र में, किसी का जन्म आद्रा नक्षत्र में हुआ है तो उनको आम का वृक्ष लगाना चाहिए। और अगर ऐसी स्पेस है आपके घर के आसपास तो वहाँ के आम के पेड़ के नीचे वो बच्चे बैठ के पढ़ें तो उनका दिमाग बहुत तेज चलेगा, बहुत अच्छा इसमें उनको मिलेगा। अब हम देखते हैं इस नक्षत्र में कौन कौन से करियर बन सकते हैं। करियर देखिए, आईटी सेक्टर जितना भी है वो राहु का प्रभाव बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए और बुध का भी होना चाहिए, और यहाँ दोनों का ही आपको फल मिलता है। इसलिए आईटी सेक्टर में ये लोग जा सकते हैं, कंप्यूटर फील्ड में जा सकते हैं। और ये जितना भी एआई है, मैंने पहले भी बताया, एआई के फील्ड में वही इंसान जा सकता है जिसका बुध और राहु दोनों ही गजब के हों। और क्योंकि एस्ट्रो में एस्ट्रोलॉजी भी ये कर सकते हैं, क्योंकि इंट्यूशन पावर होती है इनके अंदर, तो ये जान सकते हैं, अच्छे से सीख सकते हैं। फोटोग्राफी भी कर सकते हैं, राइटर हो सकते हैं ये एक अच्छे, क्योंकि बुध है इसका स्वामी। मनोविज्ञान यानी साइकेट्रिस्ट हो सकते हैं, कि ये किसी के मन को पढ़ सकते हैं कि क्या इनके मन में चल रहा है, वो बताया मैंने कि किस वजह से। इलेक्ट्रॉनिक्स में जा सकते हैं। हाँ, इनके विवाह में थोड़ी रुकावटें आती हैं या देरी से होता है, और अगर हो भी गया तो बाद में भी थोड़ी बहुत अड़चनें मैरिड लाइफ में आती हैं, क्योंकि राहु का प्रभाव वैसे भी, अगर जन्म पत्री में राहु सप्तम से कहीं से भी संबंध बना रहा है तो ऐसे लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा देखा गया है कि मैरिड लाइफ में वो बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं होते, या कुछ ना कुछ उनके टकराव चलते रहते हैं। और टकराव नहीं चलते तो वो एक दूसरे से किसी भी कारणवश शहर से दूर रहते हैं, कि जॉब कहीं और है तो डेफिनेटली मैरिज चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो साथ रह रहे हैं तो उनकी जो सोच है वो बहुत एक दूसरे से विपरीत होती है।
तो कभी कभी सोच का डिफरेंस होता है जो इन्हें अलग कर देता है। तो बहुत सारी चीज़ें राहु महाराज यहाँ पर करते हैं। अब हम देखेंगे कि इनमें एक चीज़ होती है पुनर्निर्माण और गहन आंतरिक प्रक्रिया का प्रतीक होता है, यानी कोई भी चीज़ रिकंस्ट्रक्ट करनी है। राहु को ना कोई चीज़, अगर आप राहु का दिमाग ही कैसा है, वो अपना दिमाग ही तो चलाता है, उसके पास शरीर तो है नहीं। तो राहु को एक तो ये चाहिए होता है कि उसको कोई पुश करने वाला चाहिए। अगर आपने देखा होगा, अगर हम न्यूमरोलॉजी से भी देखें, जिनके 4 नंबर या राहु से रिलेटेड यानी 31 नंबर पे बर्थ हुआ है, 22 नंबर है, तो इनको अगर पुश किया जाए ना, ये इतना अच्छा अपने काम में कर सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता। इनके अंदर विल पावर मतलब गजब की होती है, बस इन्हें एहसास दिलाना पड़ता है कि हाँ तुम ये काम कर सकते हो। तो ये चीज़ राहु के साथ होती है। तो इनको कोई ना कोई ऐसा सपोर्टर चाहिए होता है या गाइड करने वाला चाहिए होता है जो इन्हें पुश करता रहे कि हाँ यू कैन डू, यू कैन डू। तो ये गजब का काम करते हैं। और इनके अंदर ये तो गहन आंतरिक प्रक्रिया तो करते ही हैं, क्योंकि गहन मतलब होता है ना कि अंदर ही अंदर सोचते रहना, इनका काम ही केवल सोचना है। कर तो पाते नहीं है, करिए तब पाएंगे जब इनको शरीर का साथ मिलेगा, यानी इन्हें किसी ना किसी का सपोर्ट हमेशा लाइफ में चाहिए होता है। बुद्धिमान बहुत होते हैं, क्योंकि बुद्ध का इस पे मतलब पूरा असर होता है। मिथुन राशि में आ रहे हैं, बुद्धिमान होंगे, जिज्ञासु होंगे, और सबसे बड़ी बात इनको अच्छा लगता होगा, ट्रैवल करना भी बहुत पसंद होगा। एक जगह टिकेंगे नहीं, दृढ़ निश्चयी होंगे और थोड़े से रहस्यमयी होते हैं। देखिए राहु का स्वभाव क्या होता है, आप कुंडली में भी देखते हैं राहु केतु दोनों ही एक रहस्यमयी ग्रहों के या छाया रूपी ग्रहों में माने जाते हैं। आप इनको पकड़ नहीं सकते। जिसका लगन में राहु बैठा होगा, आप उसको पकड़ ही नहीं पाएंगे कि वो सोच क्या रहा है, वो कह क्या रहा है, और उसके हाव भाव से भी आपको पता नहीं चल पाएगा कि वो एक्चुअली क्या कहना चाह रहा है और उसके मन में क्या है। वो मतलब इतनी अच्छे से आपको, इतनी चालाकी से आपको वो अपनी बात कह जाएगा कि आपको उसकी हर बात पर यकीन हो जाएगा। तो ये राहु का प्रभाव है। अब इसे आप चाहे बैड में लीजिए चाहे नेगेटिव में लीजिए। तो ये चीज़ होती है। नकारात्मक प्रभाव क्या क्या होते हैं, तो चंचल बहुत होते हैं, इनमें थोड़ा सा अभिमान भी होता है, घमंड होता है, थोड़ा व्यसनी होते हैं। व्यसनी इन द सेंस कि इनको पाने की जिज्ञासा बहुत अधिक होती है। मतलब जैसे लॉटरी वगैरह सब कौन दिलाता है, राहु ही तो दिलाता है। राहु का ही काम है इंस्टेंट गेन कराना। वो इंसान में इतना लालच क्रिएट कर देता है कि इंसान उस लालच की वजह से वो पहले लालच देता है, और जब इंसान पूरी तरीके से उस लालच में बंध जाता है, अब वो लालच आपको पैसों का भी दे सकता है, वो लालच आपको किसी और चीज़ के लिए भी दे सकता है। तो वो जिस चीज़ के लिए राहु आपको लालच दे रहा है, आप हमेशा समझ जाइए लाइफ में अगर आपको किसी चीज़ के प्रति बहुत ज़रूरत से ज़्यादा लालसा हो रही है, तो आप समझ जाइए यहाँ राहु अपना काम कर रहा है। और जब राहु अपना काम करता है ना, तो वो पहले तो आपको बहुत ऊंचाइयों पर लेकर जाता है, आपको इतना ऊपर ले जाएगा कि आपको लगेगा मैं तो बहुत आसमान छू रहा हूँ और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। और जब आप बिल्कुल हाई लेवल पे पहुँच जाएंगे, राहु ने अगर दिया है तो वो एक झटके में आपको नीचे करेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे आपका पतन हुआ। इसलिए राहु का दिया कभी टिकता नहीं। कहते हैं जो शनिदेव देते हैं ना, वो देते बहुत धीरे धीरे इंसान को परेशान करके दे देते हैं, लेकिन जब वो देते हैं तो वो स्थिर होता है। वो उनका उनका दिया हुआ, क्योंकि वो आपकी पूरी परीक्षा लेकर देते हैं, आपकी इतने अच्छे से पूरा आपको मतलब एकदम स्वच्छ कर देते हैं। जैसे कहते हैं ना कि सोना कैसे होता है, तपा तपा के खरा होता है, वही काम शनिदेव हमारे साथ करते हैं। इवन अपनी 7.5 साल की 7.5 में भी वो यही करते हैं, और अगर उनकी दशा अंतरदशा आ जाए तब भी वो यही काम करते हैं कि आपकी इतनी परीक्षा लेते हैं, इतनी परीक्षा लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो आपको वो फल देंगे वो सच में इतना अच्छा होगा। बस आपको शनिदेव के तरीके से चलना होगा। शनिदेव यही कहते हैं कि तू कर्म किए जा, फल मैं तुझे इतना दूंगा कि तू पाते पाते भी थक जाएगा। तो इसलिए शनिदेव से डरना नहीं है, बस आप अपने कर्म बिल्कुल सच्चाई के तरीके से करते चले जाइए, और भरोसा रखिए शनिदेव पर कि वो डेफिनेटली देंगे। क्योंकि कर्म और लाभ दोनों हाउस उन्होंने अपने पास रखे हुए हैं, 10th हाउस और 11th हाउस दोनों ही शनिदेव के पास है। तो इसीलिए हम और ग्रहों को देखते जरूर हैं, परंतु जो पूरा होल्ड है वो तो शनिदेव का है ही ना। इसलिए कर्म करते करिए, फल की इच्छा तब करिए। अब हम बात करेंगे अपने प्रथम पद में जो आता है, ये पद हमारा धनु नवमांश में आता है, जिसमें गुरु का प्रभुत्व हुआ। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ज्ञानी बनते हैं, बहुत जिज्ञासु ज्ञानी, और अपना ज्ञान भी दूसरों को देते हैं अच्छे से। ज्ञान की इनके अंदर एक तलब होती है, प्यास होती है। क्योंकि यहाँ पे किस किस का इफेक्ट आ गया, एक तो राहु का आ गया, मिथुन राशि है तो बुध का आ गया, दो ये ग्रह बुध राहु, और साथ में आ गए गुरुदेव। अब गुरु और बुध में तो थोड़ी सी असमानताएं पाई जाती हैं, इतना मित्र नहीं मानते।
और राहु और गुरु एक चंडाल दोष का भी निर्माण कर देते हैं। तो इसीलिए इनको ना ज्ञान की प्यास सी लगी रहती है कि मुझे वो ज्ञान हासिल करना है, मुझे वो चाहिए। तो गुरु की वजह से हमेशा इनको ये भागते ही रहते हैं कि मुझे वो कहीं से कुछ ज्ञान मिल जाए, गुरु की तलाश में हमेशा भागते फिरेंगे। तो ये चीज़ इनके साथ होती है लाइफ में। एक इनको कुछ ना कुछ खोज करने की इच्छा होती है, वो खोज वो ज्ञान की ही खोज होती है। तो इसीलिए प्रथम नवमांश में यानी प्रथम पद में यदि आपका जन्म हुआ है आद्रा नक्षत्र के, तो ये आपके साथ होता होगा। दूसरे पद में अगर आपका जन्म हुआ है तो यहाँ पे शनिदेव आ गए, क्योंकि ये मकर नवमांश में हुआ दूसरा पद। तो यहाँ पे क्या होगा, भौतिक महत्वाकांक्षाएं बढ़ा देंगे, निराशावादी कर देंगे जी, क्योंकि इस जीवन में इतना संघर्ष ले आएंगे ना। मैंने अभी बताया कि शनिदेव का जहाँ जहाँ प्रभाव आता है वो पूरा संघर्ष करा के ही आपको कुछ देते हैं कि इंसान थक जाता है। तो यहाँ पे राहु आपको तेजी से देने की कोशिश करेगा और शनिदेव कहेंगे रुक, अभी मैं दूंगा, पहले मैं देख लूँ कि तू कितना कर सकता है, क्या कर सकता है। तो अगर राहु देव दे भी देंगे तो शनिदेव तुरंत उसको विड्रॉ कर लेंगे। तो तीसरे पद में क्या होता है, तीसरा पद भी शनिदेव से ही शासित है क्योंकि कुंभ नवमांश आता है। लेकिन यहाँ पर व्यक्ति की हर इच्छाओं को शनिदेव पूरा करते हैं। अगर उसने कर्म अच्छे किए हैं तो डेफिनेटली उसकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी, गहरी सोच उसकी होगी, कुछ नवीनता लिए उसके विचार, बहुत नवीन नवीन विचार उसके मन में आएंगे। और तूफान के चरम सीमा को ये दिखाता है। कहते हैं ना कि एक मटका, जैसे घड़ा, कुंभ क्या है, घड़े की तरह होता है और वो भर जाता है। और वो जब भरता है ना तो एक तूफान सा होता है, उसको चाहिए स्पेस, और स्पेस मिल नहीं रही तो विचार इतने आ रहे हैं, बहुत नवीन विचार आ रहे हैं। और तूफान एक ऐसा लगता है उसके मन में एक तूफान सा चल रहा है, जो तीव्र मानसिक गतिविधि होती हैं, वैज्ञानिक स्वभाव होता है। इसलिए क्योंकि साइंटिस्ट ही एक ऐसा काम कर सकता है। और जो होता है ना उनके ही मन में एक अलग अलग जो बिल्कुल नवीन विचार किसके माइंड में आएंगे, एक साइंटिस्ट के ही माइंड में आएंगे। तो ऐसे लोग साइंटिस्ट भी बन सकते हैं, बहुत अच्छे साइंटिस्ट बनते हैं। चतुर्थ पद में आपका मीन नवमांश आ जाता है, यहाँ पर भी गुरु का प्रभाव है। लेकिन ये मोक्ष, मीन नवमांश क्या है, मीन राशि आपकी मोक्ष कारक कहलाती है। तो ऐसे लोग बहुत सेवा भाव करते हैं, इनके अंदर एक सेवा भाव की प्रवृत्ति होती है, और अगर नहीं है तो इन्हें करनी चाहिए, क्योंकि राहु का भी प्रभाव रहेगा। अब बुध मीन में वैसे भी नीच का हो जाता है। तो इसीलिए इन लोगों को सबसे ज़्यादा चाहिए कि सेवा करें, बहुत सेवा करें। संवेदनशील तो होते ही हैं, करुणा, और एक इसमें आध्यात्मिकता की तरफ इनका झुकाव होता है, और शांति का प्रतीक माना जाता है इस मीन नवमांश को। लेकिन कब, जब आपके बुध और राहु दोनों अच्छी कंडीशंस में होंगे, गुरु भी अच्छी कंडीशंस में होंगे, तो डेफिनेटली आपको इसके अच्छे फल मिलेंगे। अदरवाइज आप अपने जीवन का लक्ष्य मान लीजिए कि आपको सेवा करनी है, जितनी आप सेवा करेंगे उतना आप इस नवमांश का फल अच्छा ले पाएंगे। तो आद्रा नक्षत्र बस हम ऐसे कह सकते हैं कि राहु का नक्षत्र होने की वजह से अप्स एंड डाउन्स लाइफ में बहुत अधिक आएंगे, और दो शनि का इम्पैक्ट है। तो ऐसे लोगों का जीवन बहुत संघर्षमय ही होता है, इसीलिए इसे थोड़ा सा क्रूर नक्षत्रों की श्रेणी में रखा गया। मतलब इनकी लाइफ ना ऐसे नहीं चलती है कि आप स्मूथ सोचें कि स्मूथ मेरी लाइफ चलेगी। बहुत ज़्यादा जिनका आद्रा नक्षत्र है वो देखिए कि क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है। आप कहेंगे अक्सर सभी लोगों के साथ ऐसा होता है, तो वो इसलिए होता है कि कहीं ना कहीं तो राहु का इम्पैक्ट हमारी लाइफ में हर एक की में होता ही है। परंतु आद्रा नक्षत्र वालों के में तो ज़रूरत से ज़्यादा होता है, क्योंकि उनका तो नक्षत्र स्वामी ही राहु है। अब यहाँ पे राहु अगर आपकी कुंडली में अच्छी प्लेसमेंट में है तो डेफिनेटली वो आपको चरम सीमाओं पर लेकर जाएगा। परंतु राहु ही अच्छी प्लेसमेंट में नहीं है, अगर वो खुद ही नीच का होकर आपकी कुंडली में विराजमान हो जाए तो जितने उसके प्रभाव मिलने हैं वो जस्ट अपोजिट आपको मिलेंगे ही मिलेंगे डेफिनेटली। तो आपको एक अपना प्रभाव बनाना है कि हमें ये करना है। छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, जैसे आप आम का वृक्ष जरूर लगाइए अगर आप आद्रा नक्षत्र के हैं। दूसरा, आपको सेवा भाव रखना है, जितना सेवा रखेंगे उतना। तीसरा, हमेशा किसी एक ज्ञान की खोज में अपने आप को लगाए रखिए। गुरु एक बनाइए अपनी लाइफ का, कोई भी हो जिसकी आप सेवा कर सकें, जिसके लिए आप कुछ कर सकें, जो आपको सही ज्ञान या सही दिशा दिखा सके। तो क्योंकि राहु को दिशा जरूरी है, वो अपना वरना काम नहीं कर पाता। तो इसी के साथ आशा करती हूँ आपको ये सीरीज़ नक्षत्र की पसंद आ रही होगी, और पसंद आ रही है तो अपना अपना नक्षत्र बताइए नीचे कि आपका नक्षत्र क्या है, और क्या वो आपका थोड़ा भी ये बिहेव या कुछ भी आपका नेचर इस नक्षत्र से सूट करता है। तो इसी के साथ नमस्कार, जय माता दी।